आज हम आपके सामने क्लास 9th का एक व्याकरण पाठ समास इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। समास को हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है देवों के लिए आलय, यानी देवालय। तो हम इतना लंबा ना बोल के हमने से देवालय हम कह देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, देवों के लिए देवालय यानी देवताओं के रहने का स्थान जो होता है वो देवालय होता है। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। तो घुड़सवार जो घोड़े पर सवार ना बोल के हम बोलेंगे देखो घुड़सवार, ये एक बहुत प्रसिद्ध घुड़सवार है, ऐसे करके बोलेंगे। पहले ये घोड़े पे सवार बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे ही वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए इसको शब्दों को हम छोटा करके बोलते हैं। कमल के समान नैनों वाली यानी कमल नैनी। राजा का पुत्र यानी राजपूत। तो उपर्युक्त चित्र के लिए दिए गए शब्द समूह के संक्षिप्त रूप देवालय, घुड़सवार, कमल नैनी, राजपुत्र शब्द बने हैं। शब्द समूह के संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहलाती है। इससे भाषा में सुंदरता आ जाती है। जो व्याकरण में कुछ रूप ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग करने से भाषा बोलने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुहावरा हो गया, समास हो गया ना, इस तरह से। तो शब्द समूह के संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है, वहाँ भी अनेक शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मुहावरे बोलते हो तो उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से। तो समास में समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि उसे विग्रह करो या उसके बारे में बताओ। लेकिन समास में क्या होता है कि उसको हम विग्रह करके जो रूप आता है उसको देखते हैं और समस्त पद को देखते हैं। समास के दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इनमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के प्रसर्गों व चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे प्रसर्ग किसे बोलते हैं? प्रसर्ग होते हैं उन्हें जोड़ने वाले जो होते हैं, का, के, की, है ना, जो के लिए कर्ता कारक वगैरह जो हो गए उन्हें हम प्रसर्ग बोलते हैं, जो हमारे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ का जो है वो प्रसर्ग है, ठीक है। तो उनका अपना कोई रूप होता नहीं है। तो समस्त पद, अब विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बनना शब्द समस्त पद कहलाता है और समासिक या समासिक पद कहलाता है। ऐसा क्यों भाई बताया जा रहा है आपको कि समस्त पद और समासिक पद के बारे में बताओ? क्योंकि अगर ऐसा आपसे कोई वर्ड बोला जाता है कि समस्त पद क्या है, समस्त पद क्या है, जैसे आपने राजा का पुत्र में ये राजा जो है, राजपुत्र जो है, ये समस्त पद है या समासिक पद है, समास के रूप में बन गया ना, इसलिए इसे समासिक पद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दे रखा है समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। और जो ये राजा का पुत्र जो ये वाला पार्ट है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, मतलब पुत्र को, राजा पुत्र को अगर हम इसको विग्रह, तोड़ना इज विग्रह, तोड़ना का मतलब है विग्रह करना, अलग करना। तो राजा का पुत्र, तो ये आपका समासिक भी हो गया आपका। एक मिनट बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ये राजा का पुत्र है वो है समासिक विग्रह, और राजपुत्र जो है उसको हम समस्त पद या समासिक पद कहेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब दे रखा है समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति, ये एक समस्त पद और समासिक पद है, इसका समास विग्रह होना होगा, वह राष्ट्र का पति, ठीक है। ये समास विग्रह हो गया। तो आपसे अगर विग्रह बोला जाएगा एग्जाम में कि विग्रह करो, तो इसका मतलब उसको अच्छी तरह से आपको निकाल के उसे दिखाना है कि कैसे हम उसे तोड़ेंगे, उसके विग्रह करेंगे। समास विग्रह, समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। संधि और समास में अंतर होता है। संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति, राष्ट्र एक शब्द है और पति एक शब्द है,
उन जुड़ने पर वो शब्द बना है। लेकिन आप देखोगे विद्यालय, विद्या प्लस आलय ऐसे जोड़ा जाता है, तो जो चेंज आता है उसमें संधि में वो विद्या या प्लस आलय आता है। ठीक है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इनकी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे समास में जितनी वाले उसका पूर्व पद दिए है, उत्तर पद दिए है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पूर्व होता है पहला वाला पद, उत्तर पद यानी पीछे वाला पद। मान लो अगर राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति में जो आपका राष्ट्र है ये पूर्व पद होगा, और ये पति जो होगा ये इसका उत्तर पद होगा। ठीक। अब नेक्स्ट है समास में एक समानता यह है, संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों ही विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, विच्छेद या विग्रह सेम है, वहाँ समास में समस्त पद का तथा समास विग्रह होता है। ठीक। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है कि इसका विग्रह, समासिक विग्रह करो, ये समासिक पद लिखो, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। समासिक पद मतलब जो शब्द हो गया, और समासिक विग्रह मतलब जो उस शब्द को हम बड़े रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आते हैं समास के भेद। समास आपके 6 भेद रखता है, 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक। तो ठीक। तो अब यह है अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास को आप बहुत अच्छे तरीके से कैसे लर्न कर सकते हो कि ये अव्ययीभाव समास जो होता है वो आपके उपसर्ग याद करके करो। उपसर्ग जो होगा, वहाँ जहाँ आपको किसी समास को चुनना हो, उसमें उपसर्ग रूप में, उपसर्ग किसे कहते हैं जिसमें ऊपर आता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग दिन। अव्ययीभाव समास ना, तो अव्ययीभाव समास में क्या होगा कि जैसे हर दिन, प्रति जो होगा ये उपसर्ग है, उपसर्ग के रूप में आप इसे ध्यान रख सकते हो। तो इसका विग्रह करने पर प्रति यानी हर, और दिन यानी दिन या प्रत्येक दिन। ठीक। अब है यथा रूप। यथा यानी एक जैसा, कुछ यथा जैसे दिखाई दे रहा है वैसा, तो यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा आपका यहाँ उपसर्ग के रूप में आप देखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इस तरह से आप जितने आप एग्जाम्पल उसको देखोगे ना, जैसे प्रति, क्षण, यथा, आमरण, देखो आ गया ना, आमरण आपका इसमें आ जाएगा कि आमरण जो है वो उपसर्ग में इसमें आ रहा है, तो समझ लो अव्ययीभाव समास है, तुरंत टिक कर दो अव्ययीभाव समास। और आमरण मतलब मरने तक, आजीवन मतलब जीवन भर, समुद्र मतलब समुद्र तक। ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका सबसे इजी तरीका है कि उपसर्ग के रूप में जो आता है। और एक बात और है, इसे हम अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय क्यों बोलते हैं? अव्यय का मीनिंग होता है कि जिसका कुछ व्यय ना हो, कुछ खर्च ना हो, इसको हम अव्यय बोलते हैं। तो इसीलिए इसे अव्यय बोलते हैं। आगे देखो तो बेमन, देखो सब में आप देखोगे इसमें हर एक में बेमन, बेराह, है ना, बेखटके या घड़ी घड़ी, हाँ देखो इस तरह से भी आ जाता है, पुनरावृत्ति वाला भी आ जाता है, घड़ी घड़ी, घर घर, इस तरह को जो शब्द आते हैं उनको भी हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। पर आप अपना नोट कर लो कि जहाँ पर उपसर्ग रूप में आता है, सबसे पहले उपसर्ग रूप में जो प्रस्तुत होता है वो अधिक आपका अव्ययीभाव समास है, तो वो आपके लिए सबसे ईजी है। अब दे रखा है अव्ययीभाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, इसके साथ ही मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मूल शब्द जैसे भरपेट, पेट इज अ मूल शब्द, ये जो आपका भरपेट है, पेट आपका मूल शब्द है, और भर पेट है ना, तो ये इसका प्रत्यय हो गया। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। प्रत्येक है ना, प्रत्येक, दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, इस तरह से। अब आपको दे रखा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कैसे लर्न करेंगे कि समास, इसमें देखो मैंने बताया था पूर्व पद और उत्तर पद आपको याद रखना है। पूर्व पद होता है फर्स्ट, पूर्व यानी पहला, उत्तर पद यानी सेकंड। अब इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। वो तो आपको मालूम है, समस्त पद जब बनाते हैं तो ये एक हो जाता है और उसका बीच का जो
इसका मूल शब्द है वो उसका उपसर्ग जो है वो आपका रह जाता है, छिप जाता है। तत्पुरुष समास की रचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस समास में शब्द समूह के बीच में कर्ता और संबंध कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्ह व प्रसर्ग आते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उसमें कर्ता यानी शुरू वाला कर्ता नहीं होता है, शुरू से जो होता है उसको कर्ता नहीं आता है और संबोधन नहीं आता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से की जाती है। संज्ञा प्लस संज्ञा होती है, विशेषण तथा संज्ञा। तो संज्ञा के साथ या तो विशेषण जुड़ेगा या फिर संज्ञा जुड़ेगी। दूसरा, संज्ञा के साथ या तो क्रिया जुड़ेगी। ठीक, तो संज्ञा प्लस क्रिया होती है और संज्ञा मतलब आपको क्रिया के बारे में, क्रिया मतलब किसी काम का करना, और जो संज्ञा होती है, संज्ञा मतलब नाम, और विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताना। तो इस तरह से बस दो तरीके से जो हमारी रचनाएं होती हैं, वो संज्ञा प्लस संज्ञा और विशेषण, या संज्ञा प्लस क्रिया। चलो आगे देखते हैं इसमें कैसे। इस समास का पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा तथा विशेषण भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति और दानवीर। राष्ट्रपति में राष्ट्र भी संज्ञा है आपकी और पति भी संज्ञा है, तो संज्ञा प्लस संज्ञा हो गया, जैसे इसमें बताया गया है संज्ञा प्लस संज्ञा आ जाता है, तो आपका बन गया राष्ट्रपति। ऐसी दानवीर, दान करना इस संज्ञा है ना, और वीरता, वीर मतलब विशेषता दिखाना। अब यहाँ पर उन्होंने विशेषण भी बता रखा है, तो इसका दानवीर हो गया। ठीक, इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है और उत्तर पद क्रिया भी हो सकती है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि क्रिया हो सकती, जैसे परलोक गमन या देश निकाला। अब देखिए, परलोक तो हो गया आपका संज्ञा, और देश निकाला, देखो परलोक हो गया संज्ञा, गमन हो गया जाना, ये हो गया आपकी क्रिया, तो ये भी बताया है। फिर इसके बाद देश निकाला, देश हो गया आपकी संज्ञा, निकालना इज अ क्रिया, तो देश निकाला, इस तरीके से। अब है आपका समास, तत्पुरुष समास के भेद। तो ये इसमें ये ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भेद हैं वो बस ये है कि जो आपके कारक होते हैं ना, कारक आपके जो कारक होते हैं उसमें कर्ता को छोड़कर, संबंध को छोड़कर बाकी जितने भी कारक 6 बचे हैं आपके, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये जो आपके कारक चिन्ह होते हैं, तो ये कारक के अनुसार ही आपका उसके भेद हो गए हैं। बस 2 भेद निकाल दो, 8 की जगह 2 निकाल दिया आपने, तो कितने बन गए, 6 बच गए। अब जब जिस तरह से आप उसको विग्रह कर रहे हो, मान लो अगर आपने विग्रह, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कर्म के लिए, कर्ता ने कर्म को आएगा, इसमें प्रसर्ग जो होता है, जोड़ने वाला जो मैंने बताया आपको कार्य करता है, वो क्या है, को। तो को कैसे, अगर यश, आपका एग्जाम्पल आ गया, जैसे दे दिया यश प्राप्त, ये समस्त पद का समास विग्रह करिए, तो आप विग्रह कैसे करोगे कि यश को प्राप्त। अब को किस में आता है, को आता है कर्म कारक में, कैसे, कर्ता ने कर्म को, तो आपका सीधा होगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। ऐसी स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे भी को आ रहा है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। अब है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में क्या आता है, करण कारक का प्रसर्ग से और के द्वारा होता है, तो कर्ता ने नहीं है, वो तो है ही नहीं हमारा, कर्म को, कर्म को है, कर्ता ने कर्म को करण से, कारण से या के द्वारा, तो इसका जो प्रसर्ग आएगा जब आप विभक्त करोगे तो से या के द्वारा आएगा। ठीक, तो से या के द्वारा आएगा। अब हम विभक्त करते हैं, जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, है ना। मन चाहा, मन से चाहा, तो इसमें 2 आ सकते हैं, से या के द्वारा। तो जैसे विभक्त है, तो करण हमारा किस में आता है, से या के द्वारा में आता है। अब है संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका संप्रदान तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आप ऐसे इस तरह से इसको रट लीजिए, तो वो आपको याद रहेगा। अब जहाँ आपके विभक्ति में इसका प्रसर्ग होता है के लिए, तो अब जो है जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी,
मालगाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अच्छा, एक चीज़ और इजी आपको बता देती हूँ कि जो हमारे तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा मेन रहता है और आगे वाला चेंज होता रहता है। जैसे गाड़ी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी, गाड़ी आपकी वही रही, आगे वाला हिस्सा चेंज होता जा रहा है, पूर्व पद चेंज होता है। घर, रसोई घर, चिड़ियाघर है ना, जानवर घर, इस तरह से। विद्यालय, अनाथालय, इस तरह से ध्यान रखना। अगर इस पीछे मेन आ रहा है आपका और आगे चेंज हो सकता है तो बस उससे भी आप तत्पुरुष समास का हिसाब किताब कर सकते हो, आराम से उसको भी अंदाज लगा सकते हो। गौशाला, शाला, गौशाला, धर्मशाला, देशभक्ति, राजभक्ति, ऐसे है ना। देखो, घर, रसोई घर, स्नान घर, आगे इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अब विग्रह के अंतर्गत जो आता है वो आपके किस में आ जाता है, जो कारक चिन्हों के अंतर्गत उसका नाम आ जाता है। अब दे रखा है नेक्स्ट, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, तो अपादान मतलब किसी चीज़ को दे देना, किसी चीज़ से अलग हो जाना, तो इसमें आता है से। अब कैसे, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, भाई इसमें से प्रसर्ग आया तो अपादान तत्पुरुष हो गया, ठीक। अब रोग मुक्त है ना, ऋण मुक्त, देखो आप इस चीज़ पे ध्यान देना, ऋण मुक्त, रोग मुक्त है ना, इस तरह से जितने भी आपके चीज़ें आएंगी तो वो इसमें यही खासियत है कि पीछे वाला प्रधान होता है और यही इसकी खासियत हो जाती है। देखो, एक मैंने परिभाषा भी इसको बताया था, इसके परिभाषा में क्या था, परिभाषा में दे रखा था कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो यही मैं आपको बता रही हूँ। आपको और अच्छी तरह से हिंट के लिए आप पीछे वाली चीज़ों को देखोगे, आगे अगर आप उसे चेंज कर सकते हो वो तुरंत तत्पुरुष पे टिक कर सकते हो। अब आगे दे रखा है संबंध, संबंध का, के, की, रा, रे, ये आता है ना। तो सेनापति, सेना का पति, का आ गया तो का इसका क्या हो गया, संबंध कारक तत्पुरुष आ गया। ऐसी अधिकरण, अधिकरण में ये पर आता है, तो जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर आ गया तो ये अधिकरण कारक में आ गया। अब नेक्स्ट दे रखा है कर्मधारय समास। अभी जो आपने पढ़ा था वो तत्पुरुष समास था, जिसमें बताया गया था कारक चिन्ह आते हैं जब हम उसे विग्रह करते हैं, और इसमें पूर्व उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और अव्यय भाव समास में क्या आता है, अव्यय आता है जिसका कोई घटने वरना किसी का कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे कि इसमें दे रखा है प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण ना, उपसर्ग से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, या अथवा जो नहीं, आप जैसे आपने अलंकार में पढ़ा होगा उपमेय और उपमान, तो वो रूप भी होता है। तो इसमें क्या होता है, अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस समास में दोनों पद विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महादेव, महादेव मतलब कैसे होगा, महादेव का अगर हम विग्रह करते हैं, महान है जो देव, महान है जो देव, ठीक है। अब आप कैसे इसमें इसको इसको पता कैसे करोगे कि कर्मधारय समास है, कैसे, महादेव, तो देवता को जो विशेषता बताई जा रही है ना, इसमें देवता जो है उसकी क्या विषय, वो महान है, ठीक, तो ये विशेषण हो गए उनके। ठीक है, विशेष्य मतलब आपका उसमें सारी आपकी नाउन्स आएंगी। विशेष्य जो होगा वो आपके नाउन या प्रोनाउन आते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम आता है। तो कमल संज्ञा है, महात्मा, आत्मा संज्ञा है, पुत्र संज्ञा है, प्रधानमंत्री संज्ञा है। अब सबके आगे विशेष्य क्या है उसका, प्रधान, कुपुत्र, या फिर जैसे घन श्याम ले लो, श्याम, श्याम नाम है, घन श्याम, घन रूपी श्याम, घन के समान श्याम, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और विग्रह जब करते हो ना, तो कैसे विग्रह जब करोगे उस कैसे आएगा, एक और एग्जाम्पल कोई ऐसा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ ना, है करके इसमें आता है। देखो आपने सब में देखा होगा है करके, बस कुछ जो आपके चेंज अलग तरह से होते हैं। आप इसको एक दिमाग में रख सकते हो कि जब भी हम इस कर्मधारय को इसका समास विग्रह करेंगे तो है आता है, कैसे, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, उसे कहते हैं नील गाय। अब आपके कुछ रूप ऐसा नहीं कि हमेशा इसमें कायम है, जैसे नरसिंह, नर रूपी सिंह, नरसिंह, नर है जो सिंह, ऐसा तो नहीं लिखोगे नर रूपी सिंह, ठीक।
रूप करके दे देते हैं, जैसे क्रोधग्नि, क्रोध है, क्रोध रूपी अग्नि, जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन। ठीक है, तो रूप और है जब आप इसे विग्रह करोगे तो इसी तरह से आएगा, इसलिए ध्यान रखना कि विग्रह के रूप में कैसे आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होते हैं, जितनी भी काउंटिंग्स आती हैं, जितनी भी गिनतियों के रूप में आते हैं उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे नवरत्न, नव मतलब 9, 8 मतलब 8, चौ मतलब 4, त्री मतलब 3। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, नवरत्न, नवरत्न, नव रत्नों का समूह, 8 आनों का समूह। समूह और समाहार ये 2 वर्ड इसमें यूज़ होते हैं, तो आपको इसको इसी को ही लर्न करना है। इसको ध्यान रखना है कि द्विगु समास को जो हम विग्रह कर रहे हैं तो समूह अथवा समाहार आएगा। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों, वेणी होती है नदियों का पर्यायवाची, 3 वेणियों का समाहार उसे कहते हैं त्रिवेणी। ठीक है, या 8 आनों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समाहार। ठीक, इसका ध्यान है, समाहार यानी समानता दिखाना। ठीक है, और समूह मतलब ग्रुप में आ गया। ठीक है, जैसे दे रखा है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, सप्तऋषि कहलाता है। या फिर कुछ और ले लेते हैं, जैसे सप्तपदी, 7 पदों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रि का समाहार, क्योंकि हम नवरात्रि जब मनाते हैं उसकी 9 जो रात्रि होते हैं, रातें होती हैं ना, वो बिल्कुल समान होती है, तो इसलिए समाहार का अर्थ आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कौन सा आपका दे रखा है, आगे दे रखा है द्वंद्व समास। ही तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। द्वंद्व समास मतलब अपोजिट समझ लो, जो अपोजिट होता है उसे द्वंद्व समास में रख देते हैं। जैसे रात दिन, दादा दादी, आना जाना, लाभ हानि। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि इस समास में और आता है, या आता है, इसका ध्यान रखना बस। ठीक है, और या का प्रयोग होता है जब हम इसको विग्रह करते हैं, और हमेशा ये अपोजिट होता है। अब आगे आप अच्छा देखो, द्वंद्व समास का अर्थ मतलब है मतभेद। द्वंद्व होता है ना, इनमें युद्ध द्वंद्व हो रहा है, आपने कभी महाभारत देखे हो तो उसमें द्वंद्व वर्ड यूज़ होता है। द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा, मतभेद, या उल्टा अपोजिट पर जो पर्सन होते हैं वही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो इसलिए इसे द्वंद्व समास लिखा है कि हमेशा इसमें अपोजिट ही आता है। इस समास का उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, दोनों ही पद अर्थों में द्वंद्व होता है। आगे दे रखा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखो, आपने जब आपने अपना कर्मधारय समास पढ़ा था, हाँ कर्मधारय समास पढ़ा था, इसके कुछ वर्ड हम बहुब्रीहि में लें तो वो बिल्कुल जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ दे रखा है ना नीलकंठ, ये जो दे रखा है आपका नीलकंठ, नीला है जो कंठ है ना, इसको हम बहुब्रीहि में नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। मतलब हमें उसको अर्थ दे के बताना है कि किसके लिए बोल रहे हो आप नीलकंठ, है ना। तो कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में इतना ही डिफरेंस है कि कर्मधारय में तो है जो करके आएगा, और जो आपका बहुब्रीहि समास है उसमें आपको तीसरा अर्थ जरूर देना पड़ेगा। यहाँ हमेशा तीसरा अर्थ आता है। कैसे, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे दशानन, अब आप कहोगे कि मैम दशानन या 10 काउंटिंग आ गई, ये तो द्विगु समास हो गया, लेकिन हम उसको विग्रह कैसे कर रहे हैं, कैसे, 10 है आनंद जिसके, तो दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो हमने इसको विग्रह इस तरह से करा है, तो ये द्विगु में आएगा ही नहीं। ठीक है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण हमने बता दिया है, रावण है वो, तो दशानन आ गया। अब आगे देखो, आप कुछ और लेते हैं, चतुर्मुख लिख देते हैं, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्मा। अब नीलकंठ, नील देखो मैंने इसका नीलकंठ ही उठाया था, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देखो ध्यान दे रखा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये आपका बहुब्रीहि में आएगा। जो थर्ड पर्सन का नाम जो आप बताओ किसके लिए आप बोल रहे हो, वह आपका बहुब्रीहि समास में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका ये यहाँ पर एंड है, लेकिन हम इसमें अंतर बताएंगे कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है दोनों। तो कर्मधारय आपको मालूम है विशेषण और विशेष्य होता है, बहुब्रीहि में हम इसका थर्ड रूप लेते हैं। अब देखिए जैसे महात्मा दे रखा है, महान प्लस आत्मा,
आत्मा की विशेषता क्या है? वो महान है। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। अब आगे दे रखा है चरण कमल, चरण प्लस कमल है ना, कमल के समान चरण, तो कर्मधारय समास। अब उपमेय अर्थात प्रस्तुत यानी इसके जिनके विषय में वर्णन किया जा रहा है, उपमान अर्थात अप्रस्तुति यानी जिसके द्वारा उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। अच्छा, अब देखो इसमें बहुव्रीहि में हम कैसे चेंज करेंगे? महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी। तो अगर आप ऐसे लिखोगे महान है आत्मा जिसकी, वो है महात्मा गांधी, तो हम उसको लिख देंगे बहुव्रीहि समास में। और अगर हमने लिखा महान है जो आत्मा, अगर ऐसा लिखा तो एक कर्मधारय समास में आएगा। और अगर हमने ऐसे लिखा कि महान है जो आत्मा जिसकी, और अर्थात कौन हुए? हमारे महात्मा गांधी, तो बहुव्रीहि समास में आएगा। अब चरण कमल, चरण प्लस कमल हो गया, उपमेय उपमान आ गए, या फिर विशेषण विशेष्य भी हम इसको बोल देते हैं। तो कमल, चरण कमल में कैसे हो गया? कमल के समान चरण। अब नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है चरण है कमल के समान जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ हमने अर्थात करके जो बोला है श्री कृष्ण को, तो यहाँ बहुव्रीहि समास आ गया, और ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ठीक, अब दे रखा है कमल के समान है चरण जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे भी थोड़ा सा अंतर इसमें बता रखा है, जैसे दशानन, लोग मैंने इसी के बारे में आपको जिक्र करा था, यही आ गया। अब दशानन कैसे? दशानन, दश है जो आनन है ना, आनन यानी हाथ है ना, तो नहीं, आनन मतलब इसका मुख होगा, ठीक है, हाथ नहीं मुख। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो गए। दश आनन है जिसके, अर्थात कौन है? रावण, बहुव्रीहि समास। दश आननों का समूह द्विगु समास। देख रहे हो आप, तीनों रूप में आ गया। तो आप कैसे विग्रह कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, आपको उसके अनुसार इसका आंसर देना है। ठीक, तो इस तरह से आपके यहाँ पे समास मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका अनुप्रास लेके आती हूँ, सॉरी अलंकार ही लेके आते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।